गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन 14 स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र और राजनीतिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली पढ़ रहे थे, जिसमें हम 14.2.3 में देख रहे थे कि राज्यों का पुनर्गठन और राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने ये देखा कि जो भाषा के आधार पर क्या हो रहे थे, प्रांतों का, राज्यों का बंटवारा हो रहा था और उस प्रांत में किस तरीके से भाषा के आधार में जो नियुक्तियाँ हो रही थी वो किस तरीके से किस आधार के पर की जा रही। तो इसके बारे में हम लोगों ने कुछ जानकारी ले ली और जिस तरीके से क्या हुआ कि आंध्र प्रदेश में क्या है, लोगों के द्वारा जन आंदोलन चला करके भाषा के आधार पर क्या है, विशेष रूप से महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में जो राज्य स्थापित किए गए थे, जो कि बहुत ही प्रभावशाली थे। इसके अंतर्गत हमने ये भी देखा कि किस तरीके से भाषा के आधार पर कई दंगे भी हुए और लोगों में हिंसा का रूप भी धारण कर लिया। तो स्टूडेंट्स, इतनी जानकारी हम लोगों ने इस पिछले जो वीडियो है उसमें हमने ले ली है। अब इसी जो टॉपिक है उसके आगे के बारे में हम देखेंगे। सरकार को विवश होकर एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाना पड़ा, जिससे इस तरह की मांगों को समीक्षा करके अपनी सिफारिशें सौंपनी थी। तो सरकार जो क्या हो रही थी कि जिस हिसाब से राज्य जो हो रही थी उसको भाषा के आधार पर विभाजित हो रहे थे और साथ ही साथ क्या है, भाषा के आधार पर या एक ही भाषा बोलने वाले लोगों को एक राज्य में उन्हें क्या पुनर्गठित किया जा रहा था, बांटा जा रहा था। तो इस तरीके की से तमाम स्थितियां जो उत्पन्न हो रही थी, तो सरकार को क्या हुआ, विवश होकर वो राज्य का क्या करने लगे, पुनर्गठन, उसे फिर से गठन करने का आयोग उन्हें बनाना पड़ा, जिससे इस तरीके की जो समीक्षा करके वो अपनी जो भी सिफारिशें या जो ज़रूरतें थी या आवश्यकता थी उसे सौंपनी थी। आयोग ने अपनी सिफारिश 1955 में दी और उनको मोटे तौर पर उसे क्या कर लिया, मान लिया। यहाँ आप देख सकते हैं जो प्रशासनिक नक्शा है, जिसमें राज्यों के पुनर्गठन के बाद 1961 की स्थिति में किस तरीके से जो गठन किया गया था उसके बारे में दिखाया गया है। तो इसे आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस आधार पर कैसे कहाँ कैसे किस तरीके से नाम बदला गया या राज्यों को बदला गया, उसमें किस तरीके से परिवर्तन किए गए। पुनर्गठन के बाद जो भारत का नक्शा था वो किस रूप में था, उसे आप देख सकते हैं। और उनके आधार पर राज्यों के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। अंततः भारत के राज्यों को प्रादेशिक भाषा के आधार पर गठित किया गया, जो अंततः बाद में क्या होने लगा कि जो भारत के जो राज्य थे उनके निर्णय क्या होने लगे कि जो राज्यों को किस आधार पर प्रादेशिक किसके भाषाएं जो भाषाएं बोलते थे वहाँ के लोग, उसी के आधार पर गठित किया गया। कांग्रेस के राष्ट्रवादी नेताओं की चिंता के विपरीत भाषाई आधार पर राज्य बनाने से भारत का विघटन नहीं हुआ, बल्कि राष्ट्रीय एकता को क्या मिला, बल मिला, क्योंकि विभिन्न भाषा बोलने वालों ने देश में अपने लिए एक सम्मानजनक जगह बनाई और अपनी भाषा व संस्कृतियों को विकसित करने का मौका पाया। तो इस तरीके से जो कांग्रेस के जो राष्ट्रवादी जो नेता थे उनमें जो नेताओं की चिंता के विपरीत क्या हुआ कि भाषा के आधार पर राज्य जब बनने लगे तो भारत का विघटन नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ, भारत को एकता मिला, बल मिली, ताकत मिली, जिसके आधार पर लोगों को क्या है, एक ही भाषा या क्योंकि जो विभिन्न भाषा बोलने वाले जो थे उन्हें क्या है, अब उन्हें सम्मानजनक रूप से उन्हें अपनी भाषा और संस्कृति के आधार पर उन्हें विकसित होने फैलने का उन्हें मौका मिला, जिस आधार पर वो अपने लिए क्या है, उनको एक सम्मानजनक स्थिति मिली, सम्मानजनक दृष्टिकोण में उन्हें रखा भी गया। अब देखते हैं 14.2.4 में योजनाबद्ध विकास, किस तरीके से योजनाबद्ध तरीके से विकास हुए।
नए संविधान के लागू होने के 2 महीने के भीतर ही योजना आयोग का गठन किया गया, जिसे देश के आर्थिक विकास के लिए योजना बनाना था। जब नए संविधान जब लागू होने के 2 महीने के भीतर मतलब 2 महीने के अंदर ही क्या होने लगा कि योजना आयोग का क्या होने लगा, गठन किया गया। जो योजनाएं बनाती थी, प्लानिंग किए जाते थे, जिसके आधार पर क्या कि भारत के जो आर्थिक विकास के लिए क्या बना रहे थे, वो योजना बना रहे थे कि सही तरीके से किस तरीके से भारत को प्रगति की ओर, विकास की ओर आगे ले जाया जा सके। पंडित जवाहरलाल नेहरू योजनाबद्ध विकास के क्या थे, वो पक्षधर थे। उनके वो सही तरीके से योजना बनाने के उनके हित में थे, लोगों के हित में थे, ताकि वो आगे कार्य कर सके। वे मानते थे कि केंद्र सरकार को आर्थिक विकास के लिए ठोस कदम उठाना चाहिए। जो क्या है, केंद्र सरकार को किसके लिए, आर्थिक विकास के लिए उसे एक ऐसी मजबूती तौर से कदम उठाया जा सके, जिससे क्या होगा देखते हैं। योजना आयोग ने पंचवर्षीय योजनाओं का प्रस्ताव रखा और विकास के लिए एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की नींव रखी, जिसमें शासकीय और निजी क्षेत्रों के साथ मिलकर काम करना था। जब केंद्र सरकार ने क्या है, आर्थिक विकास के लिए जब वो कदम उठाए, तो वो क्या थे कि योजना आयोग ने पंचवर्षीय योजनाओं को प्रस्तावित किया, पास किया, जिसके आधार पर क्या हो सके, विकास के लिए मिश्रित मतलब मिली हुई जो कैसी थी, अर्थव्यवस्था की नींव रखी, जिससे क्या हो सकता था, शासकीय और जो निजी क्षेत्र के साथ उनको मिल करके वो काम कर सकते थे, जिससे क्या हो सकता था, जो अर्थव्यवस्था है वो उसको मजबूती मिल सकती थी। पहली पंचवर्षीय योजना 1951-1956 में कृषि के विकास पर जोर दिया और इसके लिए विकास बांधों व नहरों के निर्माण, ग्रामीण स्तर पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर ध्यान केंद्रित किया। जब पहली बार जब पंचवर्षीय योजना की गई 1951 से 1956 में 5 वर्षों के लिए जो योजना बनाई जाती है, उसके तहत पर जिसमें किस पर विकास ज़्यादा ध्यान दिया गया कि कृषि पर, ताकि क्या हो सके, जो विशाल बांध हैं, बड़े बड़े बांध बनाए सके, नहरों का निर्माण किया जा सके और ग्रामीण स्तर पर सामूहिक रूप से क्या किया जा सके, विकास का जो कार्यक्रम है उसे आगे बढ़ाया जा सके, उसे ध्यान दिया जा सके। किंतु कहा गया कृषि का विकास अपेक्षा से कम रहा, जिसके कई कारण थे। जितनी उम्मीद की गई थी उतनी तो नहीं हुई, लेकिन जिसके जो उम्मीद थी उससे कम थे, लेकिन इसके भी कई कारण बताए गए हैं। भूमि सुधार की धीमी गति, जो भूमि के जो सुधार थे उसमें उसकी जो गति हो रही थी या जो प्रोसेस हो रहे थे वो कैसे थी, धीमी हो रही थी। दूसरा महत्वपूर्ण उद्योग का ना होना जिनसे खेती के लिए उपकरण, रासायनिक खाद आदि मिले और ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार मिले, इसके 2 प्रमुख कारण थे। एक तो जिस तरीके से हमने देखा कि भूमि सुधार की क्या थी, धीमी थी, कार्य जो हो रहे थे वो बहुत धीमे हो रहे थे। और दूसरा महत्वपूर्ण कारण क्या था कि जो उद्योगों का ना होना, जिससे क्या है, खेती के लिए क्या हो सके, उपकरण, उसके लिए जो साधन वो नहीं मिल पाता, रासायनिक खाद आदि मिले और क्या हुआ, ग्रामीण बेरोजगार जो हैं, जिनके पास कोई रोजगार है, को क्या है, रोजगार मिले, इसके 2 कारण प्रमुख थे। पहला देखते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1956 से 1961 में यह माना गया कि देश के प्राथमिकता किसकी होगी, औद्योगिकरण, उद्योग धंधों जो है उसमें विकास में, जिससे क्या हो, शासन की विशेष भूमिका हो। भारी उद्योग जैसे लोहा इस्पात, मशीन उत्पादन, उत्खनन, बिजली, रेलवे और परिवहन आदि का विकास शासन द्वारा हो। तो इसके माध्यम से जो औद्योगिकरण की विकास जो हो रही थी उसमें शासन की क्या हो, विशेष भूमिका, विशेष तौर से उनकी भूमिका हो उस पर, जिसमें क्या है, भारी उद्योग जो बड़े उद्योग हैं या जिस पर लोगों को क्या मिल सकता था, रोजगार मिल सकता था। जैसे कि कहा गया है लोहा इस्पात, मशीन उत्पादन, जहाँ पे मशीनों का उत्पादन किया जाता है, बनाया जाता है, उत्खनन, खुदाई, बिजली, रेलवे और परिवहन आदि का विकास किसके अंतर्गत, शासन के द्वारा हो। दूसरी तरफ
मंझोले तथा छोटे उद्योगों में निजी क्षेत्र की भागीदारी स्वीकार की गई। जो पहले जो प्रथम हमने देखा, जो भारी उद्योग या बड़े उद्योग जिसको हम कह सकते हैं, तो उसमें विकास किसका चाह रहे थे कि शासन के द्वारा हो। लेकिन इसके साथ साथ ये कहा है कि जो मंझले मतलब या फिर क्या है उसे लघु कह सकते हैं, तथा छोटे जो उद्योग हैं उस पर किसकी भागीदारी हो, निजी क्षेत्रों की भागीदारी को उनको स्वीकारा गया या स्वीकार की गई। योजनाकारों का मानना था कि औद्योगिक विकास से कृषि क्षेत्र में रोजगार का भार कम होगा। जो बद्ध थे, जो कहना चाहिए जो योजना आयोग थे, तो उनका मानना था कि औद्योगिक विकास से क्या होगा कि कृषि क्षेत्र में जो रोजगार का भार जो है, वजन है, उसका क्या है, कम होगा। लोग शहरों की ओर आकर कारखानों में काम करेंगे। औद्योगिक विकास से सेवा क्षेत्र का भी विकास होगा। अगर इस तरीके से अगर उन्हें जो रोजगार मिलेगा तो वो क्या है, शहरों की ओर आएंगे और कारखानों में उन्हें काम मिलेगा, जिससे क्या है औद्योगिकों का विकास तो होगा ही, साथ ही साथ जो सेवा क्षेत्र का जो विकास है उसमें भी मदद मिलेगी या उन क्षेत्रों पर भी विकास होंगे। योजनाबद्ध औद्योगिक विकास से देश में औद्योगिकरण के लिए जरूरी बुनियादी तो बनी, मगर अपेक्षानुसार देश में गरीबी दूर नहीं हुई। सही तरीके से जो योजनाबद्ध तरीके से जो बनाया गया था, उसमें क्या कहा गया है कि योजनाबद्ध औद्योगिक विकास से देश में औद्योगिकरण, जो उद्योग धंधों का जो विकास था, उसके लिए कहा गया कि जरूरी बुनियादी तो बनी, जो बेसिकली जो चीज़ें थी वो तो बनी, मगर कहा गया अपेक्षानुसार, जितनी अपेक्षा की गई थी उतना देश में जो गरीबी थी वो गरीबी दूर नहीं हो पाई। इस कारण 1970 के दशक से देश में गरीबी उन्मूलन और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किए गए, क्योंकि जो गरीब स्थिति थी वो क्या थी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। जो कि 1970 के दशक में कहा गया कि देश में जो गरीबी उन्मूलन, गरीबों की जो उन्मूलन, उनके उत्थान के लिए, रोजगार के अवसर को बढ़ाने के लिए विशेष रूप से क्या किया गया, कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो आगे कहा गया कि इन बातों के बारे में आप अर्थशास्त्र के अध्याय में और विस्तार से पढ़ेंगे, जो कि हमने पढ़ चुका है कि किस तरीके से जो सेवा क्षेत्र के माध्यम से या जो उद्योग हैं उन क्षेत्रों के माध्यम से किस तरीके से गरीबी दूर की जा सकती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वतंत्र भारत में शासन ने न केवल एक लोकतांत्रिक और विकेंद्रीकृत राज्य का निर्माण किया, बल्कि साथ साथ सामाजिक बदलाव और आर्थिक विकास का बेड़ा भी उठाया। तो इस तरीके से क्या होने लगी, जो गरीबी उन्मूलन थी उसे स्वतंत्र भारत में क्या होने, शासक ने न केवल लोकतांत्रिक बल्कि जो विकेंद्रीकृत राज्य का निर्माण किया, बल्कि उन्होंने साथ ही साथ क्या है, समाज में जो बदलाव, जो परिवर्तन थे वो भी, और साथ ही साथ क्या है, आर्थिक स्थिति के विकास के लिए भी उन्होंने कदम उठाया। इन प्रयासों ने हमारे देश के राजनीतिक तथा शासकीय ढांचों पर गहरा प्रभाव छोड़ा। तो इन्हीं सभी वजह से क्या है, समाज में एक नई परिवर्तन देखने को मिले और समाज में स्थिति भी परिवर्तन हुई, आर्थिक विकास जो थी उसमें भी परिवर्तन होने शुरू हो गए। अब आगे देखेंगे 14 के 2.5 में विदेश नीति और पड़ोस के साथ संबंध। किस तरीके से जो विदेश नीति थी और साथ ही साथ जो पड़ोस के साथ उनका जो संबंध था वो कैसा था। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक देश के द्वारा अन्य देशों के साथ संबंध स्थापित करने की नीति उसकी विदेश नीति कहलाती है। तो बच्चों आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। यहाँ बताया गया जो विदेश नीति किसे कहते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, जो अंतर्राष्ट्रीय मतलब विभिन्न राष्ट्रों का जो है वो उनके समूह में एक देश के द्वारा अन्य देशों के साथ, एक देश का किसके दूसरे देशों के साथ जो संबंध स्थापित होता है उसे क्या कहते हैं, विदेश नीति कहते हैं। अक्सर प्रत्येक देश की विदेश नीति उसके आदर्शों, हितों और ज़रूरतों से तय होती है। जो विदेश नीति के बारे में कहा कि अक्सर प्रत्येक देश की क्या है, देश की विदेश नीति जो होती है उसके किस पर, आदर्शों पर
और उसके हितों पर और किस पर, ज़रूरतों से जो आवश्यकता होती उस पर तय होती है। भारत की विदेश नीति भी उसकी ज़रूरतों और हितों की सुरक्षा का नतीजा है। तो इसी तरीके से जो भारत की जो विदेश नीति है वो भी क्या है, उसकी ज़रूरतें, जो आवश्यकता, हित, उनके हित के लिए, हित की सुरक्षा की का ही एक नतीजा है। भारत की विदेश नीति का विश्लेषण करने से पहले यह जानना जरूरी है कि जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ उस समय विश्व की राजनीतिक परिस्थितियाँ कैसी थी। तो ये हमें यहाँ पे, अगर हम भारत की जो विदेश नीति का जो विश्लेषण, जो विस्तार से हम जानना चाहते हैं, तो पहले हमें क्या है, भारत की जो राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं वो कैसी थी उसके बारे में देखेंगे, जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद भारत सहित दुनिया के अन्य देश, खासकर एशिया और अफ्रीका, औपनिवेशिक ताकतों के प्रभाव से आज़ाद हुए से। द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 1945 में हुई थी, तो भारत के साथ साथ जो दुनिया के अन्य जो देश थे वो भी इस द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुए थे, उसके प्रभाव में आए थे। एशिया और अफ्रीका जो कि कैसे थे, एक औपनिवेशिक ताकतों के माध्यम से, मतलब जो दूसरे जो शक्तिशाली देश जो थे वो एशिया और अफ्रीका जैसे देशों पर क्या है, अपनी ताकत के आधार पर उन पर लोगों का क्या करते थे, या फिर लोगों के द्वारा वहाँ के जो संसाधन है उनका वो क्या करते थे, दोहन किया जाता था। लेकिन ये क्या है, उसके बाद ये क्या है, समाप्त होने के ताकतों के प्रभाव से वो क्या हुए थे, आज़ाद हुए थे। भारत चाहता था कि वे सारे देश एक साथ खड़े हो और एक दूसरे को क्या करें, सहारा दे। तो भारत वो क्या है, कोशिश हमेशा रही कि वो किस तरीके से सारे देश मिल कर के एक साथ खड़े होकर के एक दूसरे को मदद करें। जब उसे आवश्यकता है, ज़रूरत है, तो हमेशा वो एक दूसरे के साथ खड़े हो सके। अब आगे देखते हैं, लगभग उस समय दुनिया भी दो राजनीतिक सैन्य गुटों में बटा था। उस समय कहा गया है कि दुनिया भी दो राजनीतिक जो सैनिक गुटों में बटा हुआ था। इनमें से एक हिस्सा अमेरिका के नेतृत्व में था, दूसरे हिस्से की अगुवाई किसके द्वारा की जा रही थी, सोवियत संघ कर रहे थे। मतलब दो गुटों में बट गया था। भारत ने इस समय इस गुटबाजी से अलग रास्ता चुना। जिस तरीके से हमने यहाँ अमेरिका के नेतृत्व में एक हिस्सा था और दूसरा किसके, सोवियत संघ के। लेकिन भारत उस समय जो स्थिति थी, तो वो गुटबाजी से क्या करता, अलग रास्ता उन्होंने चुना। उस समय की परिस्थिति यह मांग कर रही थी कि भारत को अपनी आर्थिक और सामाजिक स्थिति मजबूत करने के लिए विश्व के अन्य देशों की सहयोग की जरूरत थी। जो उस समय की जो स्थिति थी, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कहा, तो उस समय भारत को ये आवश्यकता महसूस है कि वो किस तरीके से अपनी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को कैसे मजबूत करे। तो इसके लिए वो विश्व के जो अन्य देश जो थे वो उनसे उनको सहयोग, मदद की जरूरत महसूस हुई थी। यदि वह किसी एक गुट में शामिल हो जाता है तो दूसरे गुट के देशों का सहयोग नहीं मिल पाता। अगर जिस तरीके से हमने देखा कि अमेरिका एक गुट में बट गए थे, राजनीतिक सैन्य गुट में बट गए थे, और दूसरा किसमें, सोवियत संघ में। तो उन्होंने जिसके माध्यम से क्या हो सकता है कि अगर वो किसी एक गुट में अगर वो शामिल हो जाता है तो दूसरे गुट से उसे सहयोग नहीं मिल पाता। तो इस स्थिति में भारतीय संविधान में शांति और सह-अस्तित्व के मूल्य को स्वीकार किया गया था, इसलिए वह विश्व शांति में अपना योगदान देना चाहता था। जो कि भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से है कि शांति और जो सह अस्तित्व एक दूसरे के साथ उन्होंने मिल करके जो मूल्य, जो महत्वता थी, उसे स्वीकार किया गया था। इसलिए वह क्या है, विश्व में शांति प्रदान करना वो चाहता था। यदि भारत भी किसी एक गुट में शामिल हो जाता है तो वह शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को अपनी विदेश नीति का आधार नहीं बना सकता है। अगर एक गुट में शामिल हो जाता है, या फिर कहें राजनीति जो सैन्य गुट थे उसमें, या फिर सोवियत संघ के द्वारा जो अगुवाई की गई, अगर तो उस स्थिति पर क्या है, अगर वो किसी एक गुट में शामिल हो जाता तो वो जो शांतिपूर्ण
जो देश में कायम करनी थी, सह अस्तित्व को विदेश नीति के आधार पर वो नहीं बना सकते थे। भारत के लिए यह भी जरूरी था कि स्वतंत्र देश में अपना राजनीतिक अस्तित्व और पहचान स्थापित करें। वो भी क्या, भारत के लिए यह जरूरी था, बहुत ही जरूरी था कि वो किस तरीके से स्वतंत्र देश में अपना जो राजनीतिक अस्तित्व था, जो उसकी महत्वता थी, उसे वो किस तरीके से पहचान बना पाए। भारत ने कुछ और देश के सहयोग से इन दोनों गुटों से दूर रहने की नीति बनाई और अलग आगे इस नीति पर अमल भी किया। तो जो कहना का मतलब कि जो भारत है वो क्या है, भारत ने किसी भी गुटों में उन्होंने शामिल नहीं किया, बल्कि दोनों गुटों से वो दूर रहने की उन्होंने नीति बनाई, नियम बनाए और आगे इस नीति को उन्होंने अमल भी किया, उसका उन्होंने पालन भी किया। भारत के उस वक्त के युगोस्लाविया, मार्शल टीटो, इंडोनेशिया, सुकर्णो और मिस्र मोहम्मद नासिर के साथ मिलकर गुट निरपेक्षता संगठन खड़ा किया। मार्शल टीटो, सुकर्णो, मोहम्मद नासिर और पंडित नेहरू जी को इस आंदोलन के प्रमुख नेता के रूप में देखा जाता था। इस आंदोलन के मुख्य उद्देश्य में 9 स्वतंत्र राष्ट्रों को अमेरिका और रूसी गुटों से दूर रखकर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का विकास तथा द्विध्रुवीय विश्व को बहुध्रुवीय बनाया था। गुट निरपेक्ष देश ने यह नीति भी अपनाई कि वे अंतर्राष्ट्रीय मामलों में किसी भी विषय पर गुटदोष के आधार पर अपना मत तय करेंगे, केवल इस आधार पर नहीं कि वह रूस या अमेरिका के द्वारा समर्थित है। तो किस तरीके से क्या है, इस आंदोलन जो चल रही थी उसका जो मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो नए जो स्वतंत्र राष्ट्र हैं वो क्या है, अमेरिका और रूस के जो गुट हैं उससे दूर रह करके, बल्कि वो स्वतंत्र रूप से जो विदेश नीति का जो विकास है उसको वो आगे बनाएगा। जो द्विध्रुवीय विश्व है उसे किस रूप में, बहुध्रुवीय बनाना था, जिससे क्या हो सके जो गुट, और उन्होंने साथ ही साथ जो गुट निरपेक्षता की जो नीति थी उसको उन्होंने कायम किया। और साथ ही साथ जो अंतर्राष्ट्रीय जो मामले थे, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मामले जो उत्पन्न हो रहे थे, वह किसी भी विषय में पर जो गुण और दोष, उसके जो भी गुण दोष थे उसी के आधार पर जो अपने मत थे, अपने राय थे, उसे उन्होंने तय किया। केवल इस आधार पर नहीं, बल्कि नहीं कि वह रूस या अमेरिका के द्वारा समर्थित था, ये भी कहा गया है। गुट निरपेक्षता की नीति के बावजूद भारत का झुकाव सोवियत संघ की ओर बना रहा। जो गुट निरपेक्षता, किसी भी गुट में शामिल ना होकर के उन्होंने जो नीति कायम की थी उसके कहा गया है कि जो गुट निरपेक्षता की नीति के बावजूद भारत का जो झुकाव था वो किस पर था, सोवियत संघ की ओर बना रहा। इसका एक प्रमुख कारण था भारत का पाकिस्तान से तनावपूर्ण रिश्ता। जो किस तरीके से जो भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या हो रहे थे, विवाद या तनाव का जो रिश्ता था, उसको लेकर के पाकिस्तान को अमेरिका और ब्रिटेन से समर्थन मिला। तो पाकिस्तान को किससे समर्थन मिलने लगा, अमेरिका और ब्रिटेन से उसका समर्थन मिला। चूँकि पाकिस्तान को अमेरिका से समर्थन प्राप्त था, भारत रूस के करीब होकर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता था। यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो पाकिस्तान को क्या है, किससे, अमेरिका से समर्थन प्राप्त करना, मतलब उसका कहना का मतलब उसका सहयोग प्रदान करना समर्थन था उसका, और भारत रूस के करीब होकर वो अपनी जो स्थिति थी उसको वो मजबूत करना चाहता था, ताकि किसी भी परिस्थिति में रूस उसकी मदद कर सके। रूस से भारत को न केवल राजनीतिक मदद मिली, बल्कि अपनी योजनाबद्ध औद्योगिकरण नीति में भी सहायता मिली। तो इस तरीके से जो रूस का जो भारत में जो मदद था वो बहुत ही क्या था कि उन्होंने न केवल राजनीतिक मदद की, बल्कि उन्होंने योजनाबद्ध सही तरीके से जो औद्योगिकरण की जो नीति, उद्योग धंधे की जो नीतिकरण बनाई गई थी उसमें भी उन्हें क्या मिली, मदद मिली। सोवियत संघ की ही सहायता से भिलाई इस्पात
कारखाना स्थापित हो पाया। तो इसी की मदद से, किसकी मदद से, सोवियत संघ की मदद से किस में परिवर्तन हुआ, औद्योगिकरण की जो नीति थी, जो स्थिति थी, तो इन्हीं की वजह से या इन्हीं की सहायता की वजह से क्या होने लगा, भारत का जो भिलाई इस्पात कारखाना है वो स्थापित हो पाया। इस करीबी के बावजूद भारत कभी सोवियत संघ के सैनिक गुट में शामिल नहीं हुआ। इस तरीके से जो सोवियत संघ की सहायता मिली किस तरीके से, तो इस करीबी के बावजूद भी भारत कभी भी किसके, सोवियत संघ के जो सैनिक गुट थे उसमें उन्होंने शामिल नहीं हुआ। भारत ने 1954 में चीन के साथ परस्पर संबंधों के लिए एक समझौता किया। इसे पंचशील के नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भारत ने कौन से सन में, 1954 में किसके साथ, चीन के साथ एक दूसरे के साथ संबंध रखने के लिए एक क्या किया गया था, समझौता किया गया था, जिसे किस नाम से, पंचशील के नाम से जाना जाता है। इस नीति के प्रमुख बिंदु थे, पहला कहा गया एक दूसरे के क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुत्व का सम्मान करेंगे। वो एक दूसरे की जो क्षेत्रीय अखंडता है उसके प्रति क्या रखेंगे, संप्रभुत्व, समान कहना चाहिए भावना थी उसको वो सम्मान करेंगे। उसके जो अभिव्यक्ति थी, उसका जो अपनी जो गरिमा थी उसका वो सम्मान करेंगे। एक दूसरे पर वो आक्रमण ना करना, एक दूसरे के जो किसी भी मामले पर, स्थिति पर या परिस्थिति पर वो आक्रमण ना करना। तीसरा था एक दूसरे के अंदरूनी मामलों में दखल ना देना। चाहे जिस तरीके से भारत के और चीन के बीच में समझौता हुए थे उसके आधार पर न चीन भारत के आंतरिक मामलों में, न भारत चीन के आंतरिक मामलों में किसी भी तरीके से कोई भी दखल या कहना चाहिए अड़चन नहीं उत्पन्न करेगा। चौथे नंबर पे है बराबरी और परस्पर हितों के लिए सहयोग और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। बराबरी और क्या है, परस्पर हित, जो हित थे उसके लिए क्या करना था, सहयोग करना था। जो सही हो उसके लिए, उस चीज़ के लिए सहयोग करना था। और किसके लिए, साथ ही साथ शांतिपूर्वक क्या करना था, सह अस्तित्व, एक दूसरे के साथ मिल करके, मेल प्रेम के साथ कार्य करना था। भारत ने अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ सैद्धांतिक रूप से इस नीति का पालन करने का प्रयास किया। तो इसी तरीके से भारत ने कोशिश की कि वो सभी जो जितने भी उसके पड़ोसी देश हैं उसके प्रति वो सिद्धांतिक रूप से वो क्या है, नीति जो नियम बने हैं उस नियम का वो पालन करने की कोशिश करे। इस तरह के प्रयासों के बावजूद भारत ने अपने पड़ोसियों के साथ संबंध बेहतर नहीं रहे। इस तरीके के प्रयास, मतलब इस तरीके की कोशिश करने के बावजूद भी भारत के अपने जो पड़ोसी देश है उसके साथ क्या है, संबंध बेहतर या सही तरीके से नहीं रहे। पाकिस्तान के साथ आज़ादी के बाद से ही संबंध कैसे रहे हैं, तनावपूर्ण रहे। मतलब दोनों के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच जो आज़ादी के बाद से ही क्या है, स्थिति हमेशा तनावपूर्ण बनी रही है। भारत और पाकिस्तान दोनों कश्मीर को अपने देश का हिस्सा मानते हैं और इस सवाल पर 1948 और 1965 में दोनों के बीच में क्या हुआ, युद्ध हुआ। इस मामले को लेकर के, किसके, जो कश्मीर को अपने देश का क्या हिस्सा बनाने को लेकर के। आज भी यह दोनों देशों के बीच तनाव का मुद्दा बना रहा। तो जो स्थिति आज भी आप लोग देखते हैं कि आए दिन हमेशा क्या है, भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव की जो स्थिति वो हमेशा उत्पन्न होती रहती है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इस लेसन से यहीं तक पढ़ेंगे। आप लोगों के लिए होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1। प्रथम 2 पंचवर्षीय योजनाओं के अनुसार भारत शासन की आर्थिक नीति एवं उद्देश्य क्या क्या थे। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान निर्माण, प्रदेश पुनर्गठन, योजना आयोग व विदेश नीति के आधार पर प्रथम प्रधानमंत्री की भूमिका व योगदान को स्पष्ट करें। तो जो टॉपिक दिया गया है उसके बारे में आप सटीक तौर से या छोटे रूप में आप इसे बतला सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। आज के लिए यहीं तक। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।